जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रांची के बुंडू प्रखंड के गौसाई गांव में रह रही संगीता देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से राशन दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। दर्शकों, आज के समय में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी रोजगार से जुड़ सके, इसके लिए सरकार भी उनकी कई हद तक मदद कर रही है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। भारत की विकास यात्राओं के महिलाओं के सशक्तिकरण से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। सरकार समझती है कि महिला सशक्तिकरण एक बार का समाधान नहीं है, इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नमस्कार, झारखंड विकास के और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं रांची जिला के बुंडू प्रखंड के गोसाईडीह गांव में, जहां पर JSLPS के सहयोग से संगीता देवी नाम की एक महिला है जो राशन दुकान खोलकर अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत ही परिवर्तन ला रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। संगीता देवी है, मैं गोसाईडीह का रहने वाला हूँ और यही मतलब बैंक लिंकेज से पैसा लेकर दुकान चला रही हूँ और आगे बढ़ाना भी चाहती हूँ। वो छोटा मोटा होटल खुले हैं घरे में, वो बाहर वाला और ये सब्जी वब्जी सब बिकते हैं और इतना ही। पहले आपकी स्थिति कैसी थी? वो स्थिति तो थोड़ा गंभीर था, इससे आगे बहुत कम चलता था, पूंजी वूंजी नहीं था, इसीलिए तो जैसा पूंजी रहता है ऐसा ना सामान बिक्री होता है। यही ले लिया, दीदी लोग के साथ जुड़े और वहाँ बैंक लिंक से ले लिए हैं। तो दीदी लोग के साथ आप कैसे जुड़ी? सब एक ग्रुप बना लिए 10 आदमी का और सब मतलब राय परामर्श करके हमको मांगा। उन लोगों को बोले हमको इतना पूंजी चाहिए, हमको आप लोग साथ दीजिए, तो ले लिए हैं उन लोगों के साथ। ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबको आधार कार्ड लेना पड़ता है, 10 आदमी को जमा करके, और आधार कार्ड पासबुक सब खोलना पड़ता है, स्टैम्प उस्टम्प सब बनाना पड़ता है। सब बनाकर हम लोग बैंक से खाता खुलाए और बैंक से लिंकेज लिए हैं। इसका चयन कैसे होता है? देना पड़ता है महीना महीना। महिला मंडल से चयन? हाँ। इस काम में आपके पति कितना सहयोग करते हैं? नहीं, हम लोग सब पूरा परिवार एक के साथ रहते हैं, परिवार सब एक के साथ काम करते हैं। यहीं से मेरा पति भी, बच्चा भी, सब लोग हम लोग यहीं से करते हैं। इस काम को करने के पहले आपकी स्थिति कैसी थी? थोड़ा गरीब थे, अभी सुधार हुआ है और सुधारने के लिए और सहयोग कीजिएगा तो उन्हें और आगे बढ़ेगा। इस काम को करने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वैसे ही तो सब बच्चा मतलब पूरा परिवार नहीं आगे समूह से नहीं, आगे परिवार से बातचीत कर लिए और उसके बाद समूह से हम लोग ही किए। जो उनके पूरे जीवन की जरूरतों को पूरा करे। इस संबंध में महिलाओं को विभिन्न चरणों में सहायता देने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिससे वे अपने सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर कर सकें और संपूर्ण सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें। वही पैसा दिया है। अब देखिए उन लोग के साथ जुड़े तो पैसा ही का जरूरत था, इसलिए हम लोग उसके पैसा मांगे, हम कितना चाहिए। कितना पैसा मिला? अब हमको 2 लाख मिला था। तब तो यहाँ दोनों दुकान चल रहा है, कम से तो नहीं चलेगा। जितना मांगते हैं ना उतना सामान हम जिसका बिक्री होता है उस सबको हम लोग सब लाते हैं। हाँ, चावल, आटा, मतलब हरा सब्जी सब। ऐसा तो फ्रिज में ठंड तो थोड़ा डैमेज हुआ तो ठंडा भी हम लोग नहीं रखे हैं। बाहर में आप देख रहे हैं जो समोसा ये सब भी, हाँ, उसमें क्या क्या बनाते हैं? उसमें जलेबी बनाते हैं, भालूशाही बनाते हैं, समोसा, पकौड़ा, ढुसका, वो सब बनाते हैं। तो पहले और अभी में क्या अंतर, आपका जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? बहुते बदला हुआ है।
अभी ज़्यादा ही थोड़ा बदला हुआ, तब तो ये सब कर नहीं सक रहे हैं ना। ये काम को करने में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कोई अगल बगल आपको लोग नाम लेते हैं, आपके बारे में बताते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? गांव का आदमी नहीं बोलते हैं, बाहर का आदमी लोग बोलते हैं जो अच्छा सामान बनाते हैं, अच्छा ठीक काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम सबको करना पड़ेगा और ऐसा ही काम करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। महिला होने के नाते इसके लिए केंद्र सरकार ने कोष मुहैया कराया है। अब इसमें कृषि उत्पाद तथा हाथ निर्मित सामग्री भी खरीदने की व्यवस्था है। महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। मैं करीब इनको 12 साल हो गया, 12 साल से जान रही हूँ। इनकी स्थिति उस समय बहुत ही खराब थी। क्या बोलेंगे, इनको मजदूरी करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, जिससे कि ये अपने परिवार को सही ढंग से देख रेख नहीं कर पाती थी। हम लोग इनको समूह के बारे में बताएं कि समूह में जुड़ने से क्या होता है और समूह में जुड़ के क्या फ़ायदा होता है और समूह में जुड़ने के बाद कहाँ कहाँ से फ़ायदा मिलता है और फ़ायदा मिलने के बाद आप किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में आगे काम कर सकते हैं जिससे आपको बाहर जाके मजदूरी ना करना पड़े। यही सब चीज़ बताएं। समूह में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो 10 सदस्य से समूह बनता है, 10 से 15 सदस्यों को मिलाकर समूह बनता है। और समूह में जुड़ने से पहले क्या बोलते हैं, सदस्यों को एक दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये सदस्य कैसे है, क्या काम करेगी, कैसे क्या करेगी। उसके बाद हम लोग समूह जुड़ने के बाद 10 रुपया का बचत करते हैं। बचत करने के बाद खाता खोलते हैं। खाता खुलने के बाद 6 महीने के बाद हम लोग का बैंक लिंकेज होता है। बैंक लिंकेज से ऋण लेके फिर हम लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस के लिए ऋण लेते हैं और बिजनेस को चलाते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन अच्छे ढंग से हो पा रहा है। बहुत सहयोग करते हैं। पहले तो हमें अपने पति के नाम से जाना जाता था कि इनकी वाइफ है, लेकिन आजकल घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हर गली में हर जगह हमें जोहार दीदी करके तो जाना जा रहा है। इस दीदी का नाम रंभा देवी है करके तो जाना जाता है। इससे हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। इस योजना के तहत आज महिलाओं को बेहतर लाभ मिल रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पहले जहां इनके जीवन में आर्थिक संकट बना रहता था, वहीं अभी ये महिलाएं इस योजना से लाभ लेकर खुद को रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर होकर जीवन में आगे बढ़ रही हैं। यही इस योजना के आधार भी हैं। लोगों को बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी JSLPS से जुड़िए और अपने जीवन का अच्छा से यापन कीजिए, क्योंकि मजदूरी करने के लिए कभी बुंडू जाना पड़ता है, कभी रांची जाना पड़ता है। आप लोग सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 6 बजे 7 बजे कभी कभी घर वापस आते हैं। तब तक तो आपका बच्चा कोई बच्चे छोटे तो सो भी जाते हैं, जिससे बिन खाए पिए जिनका पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग JSLPS से जुड़े और अपना घर में ही कुछ बिजनेस करे, चाहे कुछ व्यापार करके अपना जीवन यापन अच्छा से करे और अपने परिवार का भी देख रेख अच्छा से करे। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग सभी कोई समूह में जुड़े। अभी सब घर में होता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। आगे हम लोग का दूसरे को काम करने में जाना पड़ता था, अभी वो सब नहीं जाना पड़ रहा है। हाँ, अभी जोहार सभी को। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं बुंडू ब्लॉक में कांची CLF में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। और ये दीदी है, संगीता दीदी नाम है इनका, और ये गोसाइडी गांव की हैं। पहले जो है इनका स्थिति बहुत ही ख़राब थी, दूसरा के घर में मजदूरी करने जाती थी, खेत उत में काम करने जाती थी। लेकिन अभी JSLPS में जुड़ के ये दीदी अपना जीवन अपना अच्छा से कर रही है और ये अपना राशन दुकान खोली है। बगल में ग्रीन ग्रोसर का भी दुकान है और होटल भी है इनका। और अभी इनका आजीविका बहुत अच्छा से ढंग चल रही है और दूसरा को भी ये प्रेरित करते रहती है कि समूह में जुड़िए और इस तरह का बिजनेस खोलिए। JSLPS में कोई पूंजी का अभाव नहीं है। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह से संगीता देवी जी राशन दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर तो बना रही हैं और साथ ही साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के गरीब मजदूर परिवार के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 5वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम रांची स्थित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन के कार्यालय आ पहुंचे हैं और यहां हम एक जानकारी लेंगे एक नए स्कीम की, जिसके तहत मजदूर वर्ग के बच्चे जो कि कक्षा 1 से
पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस किस प्रकार मिलेगा, किस प्रकार वो आवेदन कर सकते हैं और उन्हें इससे क्या लाभ मिलेगा। तो आइए लेते हैं इसकी जानकारी। नमस्कार, मैं स्मृति प्रभा साहू, कल्याण प्रशासक, श्रम कल्याण संगठन, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में कार्यरत हूँ। हमारी जो संस्था है वो असंगठित श्रमिक जो है, स्पेशली जो बीडी वर्कर्स और नॉन कोल माइन वर्कर्स है, उनके बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन का स्कीम चलाती है। ये जो स्कीम है ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो जो बीडी वर्कर्स के लिए उसके जो पेरेंट्स है उनको एक हमारे ऑफिस के तरफ से एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है। तो वो वर्कर एक रजिस्टर्ड वर्कर होना, रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर होना चाहिए जिसके पास हमारे ऑफिस से एक कार्ड इशू किया गया हो और उस वर्ड्स का नाम उसके आइडेंटिटी कार्ड में मेंशन हो कि वो उसका डिपेंडेंट है। और माइन वर्कर्स के लिए तो उसका जो एम्प्लॉयर है उनका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये माइन वर्कर्स है और उनके एक रजिस्टर्ड माइंस में काम करता है। और इन दोनों के अलावा जो श्रमिक बच्चे हैं वो खुद ही जाके अपने घर पे कर सकते हैं, अपने विद्यालय में कर सकते हैं, या फिर जो CSC सेंटर्स है वहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं NSP पोर्टल में। और श्रमिक उसमें एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो जब वो क्लास 1 में पढ़ता है, अगर वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन खुद को कर लिए उस टाइम पे उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उसका स्टूडेंट का एक बायो ऑथेंटिकेशन होता है। तो जो लाइफ लॉन्ग जब तक उसका स्टडीज़ कंटिन्यू करता है वो सेव होके रहता है और एवरी ईयर उसको बस रिन्यू करना रहता है और अमाउंट अपने आप उसके एजुकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से रिन्यू होता जाता है। अब राज्य के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य के बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ये योजना राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में भी कारगर साबित हो रही है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों तक शिक्षा के मूल अधिकार को पहुंचाने में भी मदद मिल रही है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, तो उससे वर्कर पहले बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करता है, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड देता है और पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लोड करता है और एक आइडेंटिटी कार्ड लोड करता है। तो उसके बाद ये जो एप्लीकेशंस है वो ऑटोमेटिकली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो पढ़ाई करता है वहाँ पे चला जाता है। और एक बात है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी बायो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो जो नियर बाई CSC सेंटर्स वो लोग करते हैं और सभी एजुकेशन सेंटर एक INO को अपॉइंट करता है, इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर जिसको बोला जाता है। तो वो INO उसको सर्टिफाई करता है कि ये बच्चा हमारा जेन्युइन स्टूडेंट है और उसका एजुकेशन अभी वो परस्यू कर रहा है, ही और सी इज प्रमोटेड। तो अगली क्लास को गया तो ये अगर उस स्टेप पे सर्टिफाई कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशंस हम लोगों के पास आ जाता है एंड हम लोग उसको जो नेसेसिटी जो हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं उसको देख के हम लोग उसको अप्रूव करते हैं। तो ये जो बेसिक प्रोसीजर्स है, एक बार पहली बार अगर करने के लिए अगर किसी को अपने पास कोई दिक्कत होता है तो आजकल हर जगह में प्रज्ञा केंद्र है, तो वहाँ पे जाके उन लोगों का मदद लेके बड़े आसानी से की जा सकता है। और इसके लिए कोई मार्क लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बड़ा आसान से किया जा सकता है। ये जो है इसको स्कॉलरशिप स्कीम ना कह के हम इसको प्रोत्साहन स्कीम कहते हैं, जिसको जिस पढ़ने के लिए श्रमिक का बच्चा हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, इसलिए जो श्रमिक का बच्चा अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे और नया स्किल डेवलपमेंट का तहत अपने बच्चे को प्रॉपर स्किल दे के आगे बढ़ा पाए। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब राज्य गरीब मजदूर परिवार के छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा में होने वाले खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार उन्हें श्रम कल्याण संगठन अंतर्गत शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि प्रदान कर रही है। और इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वर्तमान में अभी नेशनल सर्विस पोर्टल के द्वारा
एक छात्रवृत्ति की योजना चलाई जा रही है। इस योजना को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें कोई भी छात्र जो कि क्लास 1 से क्लास 11 तक है और क्लास 12 से लेके प्रोफेशनल पीजी लेवल तक का छात्र इसमें एनएसपी के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। सरकार ने उनके लिए 1000 से लेके 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अप्लाई करने के बाद उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम लोगों केवल बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को और नॉन कोल माइंस में जो श्रमिक कार्यरत हैं उनके बच्चों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कि इन श्रमिकों के वार्ड्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी अपना आवेदन एनएसपी के माध्यम से दें। इसमें चूँकि इसमें आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है और 12 से लेके ऊपर तक वालों के बच्चों के लिए 31 अक्टूबर तक है। अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसे श्रमिक अपने बच्चों का आवेदन जल्द से जल्द करवाएं ताकि सरकार द्वारा निर्धारित सुविधा और सहायता उन्हें मिल सके। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान यह भी आकर्षित करना चाहूँगा कि श्रम मंत्रालय के द्वारा इन बीड़ी नॉन कोल माइंस में कार्यरत श्रमिकों के लिए मेडिकल सुविधा की भी सुविधाएं हैं। आज शिक्षा पहले से कहीं अधिक महंगी है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले बच्चे अपने पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेजों में होने वाले खर्च को वहन कर पाना कठिन हो रहा है। राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने में वित्तीय चुनौती और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्रम कल्याण संगठन उन्हें छात्रवृत्ति देकर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। और इस सुविधा के तहत जटिल रोग जैसे कैंसर, किडनी संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग के लिए हम लोग अलग अलग राशि का भुगतान करते हैं। कैंसर के केस में हम लोग 7 लाख तक की राशि प्रदान करते हैं, जबकि हृदय रोग के लिए हम लोग 1.5 लाख तक की राशि प्रदान करते हैं और किडनी संबंधित रोग के लिए 2 लाख तक की राशि प्रदान करते हैं। साथ ही छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए उसमें किए गए खर्च का 30,000 रुपये तक का भुगतान भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे भी सारे मजदूर जो किसी बीमारी से ग्रसित हों, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो लोग हमारे यहाँ आवेदन दें ताकि हम लोग उनको उचित सुविधा प्रदान कर सकें। इसमें संगठित और असंगठित मजदूर का ख्याल नहीं रखा गया है। इसमें ये तय किया गया है कि संबंधित मजदूर के पास उनका आई कार्ड होना चाहिए और ये तय होना चाहिए कि वो पिछले 6 महीने से उस संबंधित उद्योग में काम कर रहे हैं। इवन ठेका मजदूर भी जो कार्यरत हैं उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए उनके पास उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका बैंक अकाउंट और इनकम सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ रहेंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद सारी प्रक्रिया जो भी निर्धारित है उसके हिसाब से उनको उनके बैंक खाते में सीधा भुगतान चला जाएगा। पहले विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी कागजी कार्रवाई के कारण छात्रों के लिए एक मुश्किल काम था। सरकार द्वारा शैक्षणिक छात्रवृत्तियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना पड़ता था। श्रम कल्याण संगठन एक सरल मंच है जो छात्र छात्राओं को कुशल और पारदर्शी तरीके से शैक्षिक छात्रवृत्ति का लाभ दे रही है। मैं इसके बेसिक की तरफ मैं जाना चाहूँगा। पहले
बाल श्रमिक की बहुत ज़्यादा समस्या थी और इन समस्याओं के निदान के लिए और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए ही इस स्कीम की शुरुआत की गई ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ आकर्षित हों और आगे बढ़ें। इस माध्यम से उनको पढ़ाई लिखाई और अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो समाज को, देश को अपना योगदान दे सकें। बीड़ी श्रमिकों के लिए 10,000 तक की मासिक आय होनी चाहिए, लेकिन नॉन कोल माइंस के श्रमिकों के लिए कोई भी मासिक आय निर्धारित नहीं है। नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, केवल उन्हें ये दिखलाना है कि वो पिछले क्लास में पास किए हों और सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों। मेरा तो यही संदेश है कि वर्तमान स्थिति में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ओर इंटरेस्ट लें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनका स्किल डेवलपमेंट करवाएं। अभी स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और भारत में, जैसा कि आपने भी देखा होगा, बजट में भी बतलाया गया कि स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़रूरत है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ स्किल का अपना विकास करें और वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भी लगे। निश्चित रूप से उनको उचित रोजगार मिलेगा और वे अच्छा योगदान कर पाएंगे। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही, अव्वल रख रही है और इसमें सरकार भी उनकी कई तरह से नई नई योजनाएं ला करके मदद कर पा रहा है, जिससे तहत महिलाएं आसानी से JSLPS के सहयोग से रोजगार से जुड़ पा रही हैं। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।